हो गया है। भाजपा में भी एक पप्पू पैदा हो गया है किया था, उसमें भी सिद्धार्थनाथ सिंह का हाथ होगा। यहीं हमारे जो सभी सड़कें एकदम पुख्ता और मजबूत बन गई होती, सड़क का काम है उसको वो कर सकते थे, लेकिन ये सब काम जमीन पर नहीं दिखे की भी घोषणा कर रहे हैं। तो इस पे तो हमको चिंता व्यक्त करनी चाहिए, कहीं न कहीं जो है दिमाग का ऊपरी मंजिल गड़बड़। जैसे ठाकुर हूँ या पटेल हूँ, ये तो मुझसे ही पूछा जा सकता है। मैं संदीप मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद प्रयागराज में। इस समय हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है। आप किसी भी कोने में जाइए, सिर्फ चर्चा है, चाय की टपरी हो या कुछ भी हो, वहाँ पे आपको सिर्फ सुनने को मिलेगा तो क्या हमारे प्रतिनिधि कौन होंगे। आने वाले चुनाव, जो अभी चुनाव होने जा रहा है, इस पे निकल के उम्मीदवार जो हैं ये जीत पाएंगे। भाजपा आएगी, सपा आएगी, भाजपा में कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, कौन सा नहीं जीतेगा, इस पे काफ़ी चर्चा है। इस वक्त हम बैठे हैं, हमारे देवेंद्र जी हैं, अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के और काफ़ी समाज सेवा भी करते रहते हैं। बहुत दिनों से इनका नाम हम सुनते आ रहे हैं और आज मुलाकात करने का संभव हुआ। हम आपको मिलवाते हैं। सर, पहले आप अपना परिचय पूरा दे दें। देवेंद्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, और इस समय पे शहर पश्चिमी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करने के दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सर ये बताएं, अभी आप निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं, तो सपोर्ट किसको करते हैं? देखिए, हम विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम सपोर्ट किया करते थे और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के नाते सबसे पहले उनसे हमने अपने लिए टिकट की मांग भी की थी, जिसको हमने तो सुना था सर आपको टिकट मिल भी रहा है। हमारी जैसी खबर आई थी और आपकी कुछ तस्वीरें भी आई थी कि आपको टिकट मिल रहा है और आप भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ने जा रहे हैं। ऐसा मुझको भी खुशखबरी मिली थी और उस समय पे लगा था कि नहीं, एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, और नहीं हुआ। अब किन वजहों से ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपको देते देते आपके हम तो यही कहेंगे आपके हाथ से ऐसे रख के और फिर छीन लिया गया? ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया था ऐसा? ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मेरे हाथ में दे दिया गया हो। फाइनल जब तक जो है चर्चाओं की चर्चा नहीं की जाती, जो सत्यता है, अभी जो प्रमाणित होकर आ गया है उस पर ही विश्वास करना चाहिए, वही मानना चाहिए। वो चर्चाएं थीं और वो चर्चाएं अगर मैं अपने अनुकूल मानूं और उसको अनुकूल कह लूं तो मेरे लिए मूर्खता होगी और मैं ऐसी मूर्खता करना उचित नहीं समझता। जो है उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ, बस। सर, जैसे कि अभी हमने आपसे सवाल किया तो आपने कहा करता था, यानी कि हम अभी मान लें कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, विचारों पे मैं एकमत हूँ, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में योगी, मोदी, ये सब लोग आगे बढ़ें और ऐसी ही नीति मेरी है। लेकिन वर्तमान में मैं जिस क्षेत्र में हूँ, इस क्षेत्र के विषय में जब विचार करता हूँ तो इस क्षेत्र के हिसाब से ऊपर के पार्टी के लोगों का निर्णय मुझको व्यक्तिगत रूप से नहीं पसंद आया है, और जो चीज़ मुझको नहीं पसंद आई है उसको अस्वीकार करना पार्टी में होना और ना होने का वो नहीं करता। मैं स्वतंत्र अपनी अभिव्यक्ति पार्टी और समाज को दे रहा हूँ कि इस निर्णय को मैं जो है मान्यता नहीं देता हूँ। तो ये तो सही बात है, अपनी अपनी सोच है, सोचने का स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्र देश में रहते हैं। तो ये बताएं, ऐसा अभी तो हमारे जो विधायक जी थे उन्हीं को दोबारा टिकट मिल गई है, तो उनका कार्य कैसा रहा पिछले वर्षों? देखिए, एज एक कार्यकर्ता के नाते से जो संबंध, जो समन्वय माननीय मंत्री जी को बनाना चाहिए था वो नहीं बना पाए। एक कार्यकर्ता के नाते से जो संबंध, संपर्क उनसे मेरा बनना चाहिए था, मैं नहीं बना पाया। कौन सही है, कौन गलत है, इसका निर्णय समाज को करने देना चाहिए। कहीं न कहीं कुछ न कुछ मनमुटाव तो है, उस मनमुटाव को दूर करने की जिम्मेदारी, कहा गया है क्षमा जो है बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ठीक ना? बड़े अगर नहीं झुक सकते तो छोटों को तो इतना उत्पात करना चाहिए कि बड़ों के नाक में दम हो जाए। बिल्कुल सही बात का प्रयास कर रहा हूँ। सही बात है, आप मनमुटाव करेंगे तो छोटा उछलेगा ही उछलेगा। सही बात है। ऐसा क्या हुआ आपके और उनके बीच में कि मतलब इतना वो हो गया कि आप निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं उनके विरोध में?
देखिए, मेरे साथ कुछ हो ना हो, मैं एक कार्यकर्ता के नाते, एक पार्टी के जो है अच्छे सदस्य के नाते गली गली घूमा, मोहल्ले मोहल्ले घूमा, सभी से निवेदन किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, इसको आप वोट कीजिए। उन लोगों को, जिन लोगों के पास मैं घूमा, उन लोगों की इच्छा अपेक्षा, जब तक पार्टी नहीं जीता करती थी तब तक कोई इच्छा अपेक्षा हुआ नहीं करती थी। जैसे ही पार्टी जीती, उन लोगों की इच्छा अपेक्षा जग गई। उन्होंने हमसे कुछ निवेदन किया, उन निवेदनों को मैं वहाँ पर ले जाने का प्रयास किया और वहाँ पर जो व्यवस्थाएं थीं, उन व्यवस्थाओं में मेरा निवेदन अस्वीकार कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे हम आपको बता दें, दूसरे पक्ष की जो बात हो रही है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दूसरा पक्ष कौन है। तो दूसरा पक्ष हम बता दें, शहर पश्चिमी से सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हैं, जिनको दिया गया है टिकट। पहले हमारे देवेंद्र जी हैं, जिनकी बात चल रही थी कि इनको टिकट दिया जाएगा शहर पश्चिमी से, अभी सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हैं। तो सर ये बताइए, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी के क्या ऐसे कुछ कार्य रहे, उन्होंने कार्य डेवलप किया या नहीं किया, कुछ भी नहीं किया? देखिए, ये डेवलपमेंट जितने भी दिख रहे हैं, जिनको कि वो आज अपने कंधे पे दिखाने का प्रयास करते हैं, मैं काशी चला जाता हूँ तो वहाँ वही डेवलपमेंट दिखता है। मैं जो है आजमगढ़ चला जाता हूँ, वहाँ वही डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है। अगर हम किसी और जगह जाते हैं तो जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है वो वहाँ सब जगह दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है वही डेवलपमेंट। अब अगर एक सरकार ने कोई नीति बनाई, उस नीति के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में वो चीज़ें हुई हैं, तो कोई व्यक्ति उसकी जो है अपने ऊपर स्टार अपना वो नहीं लगा सकता। सही बात है। अब सामान्य गलियों में जब मैं गया, सामान्य मोहल्लों में जब गया, उन मोहल्ले को लोगों को दुखी पाया। वो लोग अपनी चिट्ठी, अपनी चीज़ों को लेकर दौड़ते हुए दिखाई पड़े। यहाँ तक एक दो मोहल्ले में कह दिया गया कि इस बार मैं लोकतंत्र के इस महाअभियान में विरोध करूँगा और वोट नहीं दूंगा। अगर एक सामान्य भारतीय वोट से जो है अपने आप को विड्रॉ कर रहा है तो ये लोकतंत्र पे अभिशाप है, और उन लोगों का मन लोकतंत्र में बना रहे, ये हमारे विधायक की जिम्मेदारी थी। अगर कहीं ना कहीं, सही बात है, अगर कहीं ना कहीं आम जनता वोट के विरोध कर रही है तो ये कहीं ना कहीं अभिशाप है, सही बात है। तो सर ये बताएं, अभी तो हमने एक इंटरव्यू उनका देखा था, हमने इंटरव्यू लिया नहीं उनका, अभी हम लेने जा भी रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका इंटरव्यू लेंगे। उनके इंटरव्यू पे हमने देखा कि उन्होंने कहा कि जो अतीक अहमद का जो घर गिराना वो सबसे बड़ा काम था। किस तरह से? अतीक अहमद का जो माफिया का जो डॉन राज था, उसके गन का जो कल्चर था, बंदूक की नोक पे जो काम करवाता था, वो मैंने खत्म किया है पिछले 5 साल। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा काम था उनका, जनता के लिए, जनता की अच्छाई के लिए सबसे बड़ा काम उनका किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब माननीय अतीक अहमद जी जब गिरफ़्तार हुए थे, आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि हमारा माननीय जो हाई कोर्ट है उसमें एक PIL पड़ी थी। जो हमारा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, उस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में उन्होंने कुछ गुंडाई की थी, उस पर एक PIL पड़ी। PIL को इंटरटेन करके हाई कोर्ट ने उनको जेल भेजा। अच्छा, माने आप कहना चाहते हैं कि उनका उसमें कोई हाथ नहीं था? अभी पूरा देखिए, आपका प्रश्न जो है उसको पूरा होने दीजिए। अतीक अहमद जेल गए तो माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के कारण अतीक अहमद की सभी गतिविधियां यहाँ पे कंटिन्यू रहीं। इनको रोकने की जो जिम्मेदारी थी हमारे विधायक जी की थी। अच्छा, जेल जाने के बाद उनको वापस नैनी में बुलाना, उनको नैनी में बनाना, ये किसने किया, ये प्रश्न आज जनता पूछ रही है। अतीक अहमद की गिरफ्तारी के बाद व्यापारी को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के लखनऊ से ले जाके देवरिया में पीटा। उसकी जब FIR दर्ज हुई तो उस FIR में सरकार के नुमाइंदे, दरोगा, सिपाही और जो कुछ भी होते हैं, उन्होंने अतीक के लड़के को क्लीन चिट दे दी कि वो तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। अभी एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ था कुछ अतीक अहमद के बेटे का, कि ये प्रयागराज में ही गुंडई तरीके बताए जा रहे थे, जिसमें उनके बेटे थे, और उनके बेटे के ऊपर इल्ज़ाम था कि वो मार पीट करके और लोगों को दबा करके एक ज़मीन कब्जा करना चाहते थे। आप पत्रकार हैं, उनकी मारपीट किससे हुई थी ये क्या बताएंगे आप? अब ये तो आप बताएंगे क्योंकि आप तो यहीं के रहने वाले हैं, अधिवक्ता भी हैं हाई कोर्ट के। हम तो पत्रकार, छोड़ दीजिए, पत्रकारों को जानकारी आप ही लोगों के माध्यम से होती है। देखिए, अगर परिवार में ही परिवार का एक युद्ध हो,
ठीक ना। एक परिवार जो अतीक अहमद के पूरे बिजनेस एम्पायर को संभाल रहा हो, ठीक ना, और उस बिजनेस एम्पायर को संभालने वाला ये कहे कि हमने तो एक FIR लिखा दी, तो कहीं ना कहीं दाल में काला नज़र आता है। आज तक इतने दिन से कई चीज़ें हो रही थीं, उन सब चीज़ों पे न तो एक भी FIR लिखी गई, न तो कोई जो है थाने की में तहरीर दी गई। थाने में तहरीर देने वालों को थाने में बैठा लिया गया और जो है उल्टा उन अपराधियों के हाथ में सौंप दिया गया जो अपराधी वास्तव में उसको पीड़ित और परेशान कर रहे थे। ये सब चीज़ें जब शहर पश्चिमी ने देखा है तो शहर पश्चिमी अच्छी तरह से जानता है कि कहानी थोड़ी फिल्मी है, ड्रामा स्क्रिप्टेड है, ड्रामा किया जा रहा है। और अगर ड्रामा स्क्रिप्टेड है तो समझ में आता है कि चीज़ों को कैसे जो है आँखों में पर्दा डालने का काम किया जा रहा है और पर्दा डाल के कहीं ना कहीं फिर से एक बार मौका लेने का प्रयास किया जा रहा है कि फिर से उन जो है देशद्रोहियों को जो है शहर पश्चिमी के द्रोहियों को एक अच्छा मौका दे दिया जाए ताकि वो अपने जो बिगड़े हुए काम थे जिनको शहर पश्चिमी की जनता ने बड़ी मेहनत से जो है दूर किया था, उस शहर पश्चिमी की जनता को पुनः जो है मजबूर कर दिया जाए कि फिर से उनको ओढ़ें ला दें जब कभी भाजपा की शक्तियां कमज़ोर हों। अच्छा, ऐसा आप नहीं मानते कि जातिवाद? देखिए, मैं जातिवाद नहीं मानता, क्योंकि मैंने इसलिए ये सवाल किया कि ठाकुर आप भी हैं, सिंह हैं, आप ठाकुर हैं, योगी बाबा भी ठाकुर हैं और सिद्धार्थ जी भी ठाकुर हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि कई लोग, जैसे हम कई उसमें जाते हैं तो वहाँ पे कहता है अरे कुछ भी हो, एक बार हमारी जाति के हैं तो सपोर्ट कर देना चाहिए, कुछ भी कर रहे हैं तो क्या हुआ। देखिए, ऐसे पटेल लोग भी सिंह लिखते हैं, अन्य लोग भी सिंह लिखते हैं। अब मैं सिंह लिखने की वजह से ठाकुर हूँ या पटेल हूँ ये तो मुझसे ही पूछा जा सकता है। ठीक ऐसे ही सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो है सिंह लिख रहे हैं वो ठाकुर हैं या नहीं हैं ये उनसे पूछा जाना चाहिए। और जो मार्केट की चर्चा है वो मार्केट की चर्चा आप स्वयं जानते होंगे। तो उन सब चीज़ों पे पढ़ने के बजाय हम लोग जो है उनके काम क्या हैं, उनकी क्रिया क्या है, प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, काम के जहाँ तो मैंने आपको सवाल किया कि उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा काम था जनता के लिए, जनमानस हित के लिए, उनका सबसे बड़ा काम यही था कि वो अतीक अहमद का सारा गिरा करके और जनमानस को आराम दिया। तो कानपुर में जो है दुबे जी का गिरा था उसमें भी सिद्धार्थनाथ सिंह का हाथ होगा। यहीं हमारे जो है क्या बोलते हैं अल्लाहपुर में जो गिरा था उसमें जो है मिश्रा जी का गिरा था उसमें भी जो है सिद्धार्थनाथ सिंह जी का ही हाथ होगा। इससे और आगे जो मुख्तार अंसारी और अन्य लोगों के गिरे वो भी जो है सिद्धार्थनाथ सिंह की वजह से ही गिरे होंगे। चलिए, हो सकता है, मान लेते हैं। एक सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने काम किया। माननीय योगी बाबा को एक ऐसी ज़मीन पे लाकर भूमि पूजन उन्होंने करा दी जो वास्तव में विवादित थी और अभी उनके भूमि पूजन करने के बाद लोग बताते हैं कि उस पर स्टे लग गया है। तो अगर ऐसा काम कोई व्यक्ति कर रहा है बिना पूरा होमवर्क किए स्कूल पहुंच रहा है तो उसको मास्टरों को जो है डांटना चाहिए, सही रास्ते पे लाना चाहिए। अगर बच्चा वो बिना होमवर्क किए पहुंच रहा है तो उसको डांट पड़नी चाहिए। तो उसमें एक बयान और भी था कि हमने इंटरलॉकिंग करवाया, हमने शहर को गांव से जोड़ने का काम किया, तमाम काम हैं ऐसे। आपको नहीं लगता कि उन्होंने किया? भाई बिल्कुल किया होगा हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि बहुत काम, लेकिन वो काम जो आज दिखाई पड़ते हैं शहर पश्चिमी में वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में होते हैं, सभी लोगों को दिखाई पड़ते हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई एक योजना बना ली है, उस योजना के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में वो काम चल रहे हैं, तो अलग से दिखने वाली चीज़ें ये थी कि विधायक निधि से बेनीगंज की सभी सड़कें एकदम पक्का और मजबूत बन गई होती, राजरूपपुर की सभी सड़कें एकदम अच्छी बन गई होती, एक एक गांव की सभी सड़कें एकदम पुख्ता और मजबूत बन गई होती। सड़क का काम है। बिजली के संबंध में अभी एक जगह गए तो वहाँ लोगों ने कहा भैया यहाँ ट्रांसफार्मर अगर गड़बड़ हुआ तो ट्रांसफार्मर के लिए हमको चंदा इकट्ठा करना पड़ता है और चंदा इकट्ठा करके हम ट्रांसफार्मर बनवाते हैं।
ये ट्रांसफार्मर बनवाने का काम विधायक जी के माध्यम से हो सकता था और उसको वो कर सकते थे, लेकिन ये सब काम ज़मीन पर नहीं दिखे। ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी विधायक जी को करना चाहिए था। क्या लगता है आपको, जनता उनको, अब आप जो चीज़ें बता रहे हैं उनके काम, उनके नज़रिए, उनका जो आज तक का था, उनका आपने अभी बताया, अब आपको क्या लगता है कि जनता इससे खुश, उनसे खुश है या नहीं है? अब अगर कोई मंत्री उत्तर प्रदेश शासन का वो बताएगा कि हमने सूबेदारगंज स्टेशन बना दिया, तो ये जनता, लोकतंत्र की जनता कम से कम इतना तो जानती है केंद्र सरकार की चीज़ को उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बना सकती। बिल्कुल। अब अगर वो सूबेदारगंज स्टेशन बनाने का, एयरपोर्ट बनाने की भी घोषणा कर रहे हैं, तो इस पे तो हमको चिंता व्यक्त करनी चाहिए। कहीं न कहीं जो है दिमाग का ऊपरी मंजिल गड़बड़ हो गया है। भाजपा में भी एक पप्पू पैदा हो गया है। आप यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपने कही कि पप्पू पप्पू, अब देखिए पप्पू की बात तो बाप पप्पू हैं, अब आपने दूसरा पप्पू पैदा कर दिया। दूसरा क्या, जो है भाई, जो इस तरह के काम करेगा, जो सूबेदारगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हुए बनवाएगा, उसको हम क्या कहेंगे। अभी इन्होंने एक बयान दिया था कि बच्चे तो मरते ही हैं। बच्चे मरते हैं। अब ठीक न, बच्चे मरते ही हैं। ये पप्पू का काम नहीं है तो किसका काम है? सही। और एक काम और किया इन्होंने, बताया कि 2 करोड़ नौकरी हमने दे दी। 2 करोड़ नौकरी अकेले इन्होंने दे दी, अकेले। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार जो है बड़े बड़े बैनर में लिखती है केवल 4 लाख नौकरियां हमने दी हैं। अब ये 2 करोड़ अगर कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पप्पू इनका हावी है और ये जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है और चीज़ों को ठीक से जो है समाज और जनता के बीच नहीं रख पा रहे हैं। जैसे एक जो है स्टूडेंट जब क्लास में आता है और जो है सही होमवर्क नहीं किए रहता तो मास्टर के सामने बहुत डरता है और अनाप शनाप बोलने लगता है। एक स्टूडेंट होता है, जब वो क्लास में आता है और वो नॉर्मली पढ़ाई करता है और उसको अचानक से मॉनिटर बना दिया जाता है तो उसको वो पप्पू बन जाता है। हाँ, पप्पू बन जाता है। अगर विषय और जो है क्लास की जानकारी नहीं है तो वो पप्पू बन जाएगा। और ऐसे ही कुछ बयान हैं जिनकी वजह से जो है एयरपोर्ट हमने उत्तर प्रदेश सरकार से बनवा दिया, सूबेदारगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश सरकार से बनवा दिया। अब पप्पू गिरी ही तो दिखाता है। 2 करोड़ नौकरियां दे देना, 2 करोड़ नौकरी के बाद बता देना कि भैया फला महीने में तो बच्चे मरते ही हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं जो है लगता है। और इस पप्पूगिरी में भी इन्होंने जो है एक ऐसा भी काम कर दिया कि जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, इनको एक मंत्रालय से हटाना पड़ गया। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ था। उस गड़बड़ को जनता जानती है और जानने के बावजूद भी अगर ये थोपे गए हैं तो जनता दीनदयाल उपाध्याय जी को भी जानती है। तो आप ये बताइए कि जब जनता जानती है, ठीक है, आपने कहा जनता जानती है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी जानते हैं, बाबा जी, उन्होंने एक मंत्रालय से हटाया आपने कहा, तो क्या उनको इतनी जानकारी होते हुए भी आपको लगता है कि फिर से टिकट देना लाजमी अच्छी बात है? बिल्कुल गलत है। लेकिन कभी कभी क्या होता है लोकतंत्र में, पार्टियों को अनेक तरह के दबाव की वजह से गलत निर्णय ले लेने पड़ते हैं। आपका कहना है कि ये गलत निर्णय है? हाँ, हमारा कहना गलत निर्णय है। और इस गलत निर्णय के लिए भी जो पार्टी के जो है संस्थापक सदस्य थे दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा है कि पार्टी अगर किसी दबाव में, किसी जो है लालच में पार्टी के मुखिया लोग गलत निर्णय कर लें तो जनता को उसको सुधार देना चाहिए। आपको क्या लगता है, जनता सुधारेगी? मुझे तो पूरा विश्वास है जनता सुधारेगी। जनता सुधारेगी। आप आएंगे? हम आएंगे या कोई और आएगा ये समय तय करेगा। हम इसी दृढ़ विश्वास से आज आप लोगों के बीच में हैं कि हम आएंगे। चलिए, आपने यहाँ तो हो गई सिद्धार्थ जी की बात हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं उसको लेके क्या कहेंगे आप? क्या अच्छे कार्य रहे या उसमें भी आप, क्योंकि कई बयान आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज बर्बाद कर दिया देश को, क्या कहना है आप? देखिए, ऐसा कहना एकदम मूर्खता और बेईमानी होगी। मूर्खता इसलिए होगी क्योंकि जो भी चीज़ निर्माण की दिशा में बढ़ती है
तो थोड़ा बहुत कष्ट देती है। हमको अगर मान लीजिए घर की ज़रूरत है, हम उसी घर में रहते हुए उस घर को निर्माण करें, तो जब दाल चावल खाएंगे तो उसमें कंकड़ पत्थर मिलेंगे। तो ऐसे निर्माण के समय पे लोग जो है घर की महिलाओं को मार के निकाल नहीं देते, वो कहते हैं देखो ये घर बन रहा है इसलिए ऐसा हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी व्यवस्थाएं थी उनमें पुनर्निर्माण की एक बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी योजना चल रही है। तो आपको नहीं लगता कि कई बार ऐसा कई बार ये बयान आते हैं कि हमको मुफ्त राशन दिया जा रहा है, ठीक है, कई लोगों का ये बयान आता है कि ठीक है आपने मुफ्त राशन दिया लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए रोज़गार, आप हमको आलसी बना रहे हैं, तो आपको ये सही लगता है? देखिए, रोज़गार जिसको चाहिए वो नारे नहीं लगाता, रोज़गार जिसको चाहिए वो नारे नहीं लगाता, वो हाथ में हथियार लेके निकल जाता है। और जो है यहाँ पे हम प्रयागराज में जब बैठे हैं तो यहाँ भोला जरदा को हम याद कर लें जी। कंधे पे उन्होंने एक डोरी लटकाई और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि जिसका कोई और अंत नहीं दिखाई पड़ता। बिल्कुल सही बात। ठीक, तो रोज़गार राजनीति के लिए चिल्लाने वालों के लिए ये सारी विषय और बात सुनने को अच्छी लगती है, लेकिन देश गरीबी भुखमरी से जूझ रहा है। ऐसे गरीबी भुखमरी से जूझने वाले ऐसे परिवार भी हैं जिनके लिए अन्न बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो जैसे ये मुफ्त राशन चल रहा है, अब इस पे कई बार बात आती है कि भ्रष्टाचार भी होता है, तो इस पे किसकी गलती देखेंगे? जनप्रतिनिधि देखेंगे या ऊपर वालों के देखेंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार उजागर भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार चल रहा है तो दिखाया नहीं जा रहा है, भ्रष्टाचार दिखाया जा रहा है। मुफ्त राशन पे 10 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये घटतौली, सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जी को ये नहीं दिखता है? मैं आपको तमाचा मारूं, ठीक ना, इसकी समाज निंदा कर दे जी। मैं आपको तमाचा मारूं, इसकी समाज निंदा कर दे, तो क्या इस निंदा मात्र से मेरे ऊपर मुकदमा लिख जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। ऐसे ही जहाँ पे भ्रष्टाचार है, जहाँ पर गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को हमको लिपिबद्ध करके सरकार को देना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र की जो है आधारशिला है, वो आधारशिला आज ध्वस्त की गई है कुछ चतुर चालाक नौकरशाहों के द्वारा। नौकरशाह चाहता नहीं कि इस देश की पब्लिक जागे और उनकी गलतियों को लिपिबद्ध करके सरकार तक भेजे। तो जहाँ पे आपने कहा, तो यहाँ पे अखिलेश यादव जी का कहना है बाबा के सरकार में माफिया राज है। लखीमपुर खीरी किसानों की हत्या, हाथरस की बेटी और गोरखपुर हत्याकांड, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिख के दिया है। और आपका क्या कहना है? आप इस पे देख सकते हैं। नहीं, देख लिया, उसको हमने देख रखा है। देखिए, कुल मिला के अखिलेश जी को अपनी सरकार के समय के चिंतन मंथन करना चाहिए। उनकी सरकारों में घटनाएं हुआ करती थीं तो प्रतिक्रिया भी नहीं होने पाती थी। इस सरकार में प्रतिक्रिया भी हो रही है, लोगों पे कार्रवाई भी हो रही है, और जो है वहाँ हाथरस वाली घटना थी उसमें भी दोषियों को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जो टोनी वाला मैटर बता रहे हैं उसमें भी जो है दोषियों को जेल भेजा गया। ठीक, अब वो क्या मैटर था ये ... का विषय है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस सरकार में गुंडे माफियाओं के खिलाफ जो तेजी दिखाई गई है वो न पहले की सरकार में दिखाई गई होगी, और हमको लगता है अगर योगी जी हट जाएंगे तो फिर दूसरी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह से कार्रवाई कर सके। यहीं पे राहुल गांधी जी का कहना है, अगर आपने देखा हो, देश की जनता टैक्स वसूली के बोझ से परेशान है। ये टैक्स वसूली सिर्फ सरकार की कमाई के लिए है। देखिए, राहुल गांधी भैया जो है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बहुत दिनों तक इस देश की शासन सत्ता में बैठे रहे हैं। आज जो भी टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो पुरानी सरकारों की ही देन है। नया सरकार ने कोई टैक्स नहीं दिया है। आपको नहीं लगता कि लगातार जब सरकार आई तो लगातार ये पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे, चीज़ों के दाम बढ़ते रहे, तो ये टैक्स, ये जो इन्होंने ट्वीट किया है, हमें तो कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है सही। देखिए, पेट्रोल के दाम बढ़े कोविड के समय में, कोविड आया,
देश के सामने कठिनाई थी। देश के सामने कठिनाई होगी तो अगर हमारे पिताजी बीमार होंगे तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन, अगर 4 भाई हैं, चारों भाई मिल के इलाज कराएंगे तो आसानी से हो जाएगा। एक आदमी कराएगा तो कठिनाई होगी। कोविड के समय पे हमारा पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो गया। जब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो गया तो सरकार के कई संसाधन जो है उसमें पंगु हो गए। उन पंगु व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर पेट्रोल का थोड़ा बहुत दाम बढ़ा दिया गया, मैंने 10 रुपए का पेट्रोल जो है अधिक भराने के बजाय कम भरा लिया, और बावजूद इसके जो इनका विकास 4 लेन की 6 लेन की सड़क हो गई, उससे जहाँ पे जो है दिन भर जाने में लगता था और जो है दिन भर लौटने में लगता था, वहाँ आज हम 2 घंटे में जा रहे हैं, 2 घंटे में आ रहे हैं। जिस बनारस, मैं तो और जगह की जानता नहीं, बनारस कई बार जाना होता है, बनारस से कई बार आना होता है, जिस बनारस में 3000 का पेट्रोल भराने के बाद हमारा जाने में ख़त्म हुआ करता था, आज वहाँ 3000 में जाते भी हैं, लौट के भी आते हैं और फिर भी पेट्रोल बचा रहता है। आपने सड़क की बात की तो मैं सड़क की बात करूं तो कई जगह हम जाते हैं तो कई जगह गड्ढे ही देखने को मिलते हैं, जैसे पुराने गड्ढे थे आज भी वैसे ही हैं, और लोग यही कहते हैं कि जो जहाँ दिखता है वहाँ हम खड़े हैं। ये लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है कि सरकार का कहना है। लोग ये कहते हैं कि सरकार वहीं खड़ी होती है जहाँ दिखता है, सरकार कभी वहाँ नहीं जाती जहाँ नहीं दिखता है। हमने तो वोट किया था जहाँ नहीं दिखता है वहाँ बनाने के लिए, जहाँ दिखता है तो वहाँ तो कहीं ना कहीं बन ही जाएगा। एक बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया घटना बता दूं। एक मोहल्ले के लोग गड्ढों में निकल रहे थे। जब उन गड्ढों में निकल रहे थे तो उनकी शिकायत थी कि सरकार हम लोगों का ध्यान नहीं दे रही है। तो हम राष्ट्र रक्षक समूह के लोग हैं। राष्ट्र रक्षक समूह ने कहा कागज़ निकालो, कलम निकालो। उन्होंने कागज़ निकाला, कलम निकाला और अपनी इस तकलीफ़ को जो है योगी जी के पास भेज दिया। योगी जी ने तुरंत व्यवस्था करवाई, वहाँ पे रोड बनाने की व्यवस्था आ गई। एक इंजीनियर आया, उस इंजीनियर ने नाप जोख कर लिया। जैसे ही नाप जोख किया और जो है वहाँ पे सामग्री गिराने के विषय में व्यवस्था होने लगी, एक दूसरा ठेकेदार दौड़ा आया। उसने कहा भैया 3 साल पहले इस रोड हम बना चुके हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब आप आम जनता के रूप में अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभाते तो सरकार के पास जो सरकार के नुमाइंदे कारिंदे हैं, जो नौकरशाह हैं, वो गड़बड़ियां करके सूचनाएं भेज देते हैं। आज तक ये बताइए, आपने कहा कि हम रोड बनाने जा रहे थे, वहीं पे आया कि हम ये रोड बना चुके हैं। ये आपके सामने नहीं, हमारे भी कई समस्या आती है। कई गांवों में जाते हैं तो इंटरलॉकिंग के अगर हम ऐसे निकाल के देखें, वहाँ सड़क इंटरलॉकिंग नहीं है, लेकिन अगर निकाल के देखें तो वो 3-3, 4-4 बार बन चुकी है। ठीक है, पेप कागजों में रोड से लेके बिल्डिंग से लेके कई चीज़ें ऐसी हैं। स्कूल की भी पैसे खा गए लोग, मैं खुला बोल रहा हूँ कि खा गए लोग। उसको बनाया नहीं गया, उस पर पैसे आए, निकाल के खा गए। तो क्या सरकार को ये नहीं दिखा? क्या सरकार को इस पे आते ही ध्यान नहीं देना चाहिए था? क्या सरकार को इस पे नहीं लगा कि इस पैसे को हम वसूली करें, या जिन्होंने खाया? अभी अगर कई लोगों को ऐसा देखा, जैसे अतीक की ही बात हुई, इन्होंने कब्जा किया, अवैध किया, उनको उखाड़ के फेंक दिया गया। तो क्या सरकार को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए था कि वो 3-3 बार कहीं पे अगर पैसा गया है, छोटी रकम नहीं होती, 2-2, 4-4 लाख, 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए जाती हैं, 33 लाख रुपए भी जाता है किसी रोड पे। तो क्या सरकार को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए अभी आपने राहुल गांधी की बात की। राहुल गांधी की कांग्रेस ने सारे व्यवस्थाएं दी हैं। व्यवस्थाएं, नगर निगम भी रोड बनाएगा, पीडब्ल्यूडी भी बनाएगा, पीडब्ल्यूडी के बाद जो है और भी कई संस्थाएं हैं, जो जल निगम है वो भी रोड बनाएगा। पता नहीं कितने नाम और लेना लगे, तो सभी रोड बनाएंगे। अब कौन कब रोड बना रहा है, सरकार के पास वो छन्नी लगाने की क्षमता नहीं है। सरकार के पास शिकायत जाएगी, तब उस शिकायत का निस्तारण जो करेगा वो सूचना सरकार तक जाएगी। अगर किसी संबंध में कोई सूचना और शिकायत नहीं हुई है तो जिस अधिकारी ने लिख के दे दिया कि तुम्हारी गांव का मौसम सुहाना है, लेकिन मेरा दावा है कि ये झूठा, किताबी और फसाना है, ठीक, तो ऐसे में आम जनता की एक जिम्मेदारी होती है कि मैं अगर विधायक कल को बन जाऊं और गलतियां करने लगूं, गलती दोहराने लगूं, तो आम जनता शिकायतें करने लगे।
और जब वो शिकायतें जाएंगी तो न तो ठेकेदार की, न तो इंजीनियर की, और ना ही जनप्रतिनिधि की हिम्मत होगी कि भ्रष्टाचार कर ले। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का सबसे बड़ा माध्यम राष्ट्र रक्षक समूह ने चलाया, शिकायतें करो। चलिए, आप अभी विधायक बनने जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप विधायक बनेंगे। विधायक बनने जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप विधायक बन जाएं। लेकिन जो समाज की सेवा आपने आज तक की, इस तस्वीर को लेके आपके मन में क्या आता है? ये तस्वीर देखिए एक बार, आप एक बार तस्वीर बता दीजिए क्या है। ये तस्वीर है, किसी ने ट्वीट की है, बेटियों को भी नहीं छोड़ा प्रयागराज पुलिस ने बर्बरता। अब ये कहीं ना कहीं की तस्वीर रही होगी। छात्रों का जो अभी आंदोलन चल रहा है उसी में के बीच की कहीं तस्वीर है, जिसमें प्रयागराज पुलिस ने कहा है कि ये प्रयागराज की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं की तो है, पुलिस है इसमें, नकली पुलिस नहीं है। तो इसमें आपका क्या कहना है कि जहाँ पे बेटियों को सम्मान दिया जा रहा है सरकार में, और ऐसी तस्वीरें अगर सामने आती हैं तो क्या है? देखिए, जिसका जो काम है, पुलिस का काम है समाज की व्यवस्था बनाए रखना। हमारा काम है हम उस व्यवस्था के अंतर्गत रहकर ही सारे काम करें। जहाँ व्यवस्था को हम भंग करेंगे वहाँ हमको नुकसान होगा। लेकिन सर, आप अधिवक्ता हैं। हाँ, अधिवक्ता हैं, वही बता रहे हैं। अगर सामने गड्ढा जो है खुदा हुआ है उसमें गिर जाएं तो हम भगवान को दोषी नहीं देते। नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप अधिवक्ता हैं, ठीक है। इस पे ये देखिए कि एक बेटी को मारा जा रहा है, ठीक है, और 3 पुलिस वाले हैं, और ये लेडीज़ पुलिस नहीं है। बात समझिए, जो हमारी भावनाएं हैं वो समझिए। देखिए, ऐसा है, महिलाओं के अधिकार के संबंध में हम सब कहते हैं कि जो है लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। अगर कोई दुस्साहस किसी लड़की ने किया है तो छूने का अपराध है। कानून कहता है जो है जेंट्स पुलिस छुएगा नहीं, लेकिन उसको उस नियंत्रण तक नियंत्रित कर देगा ताकि वो काम ना करे जो काम वास्तव में उसको नहीं करना चाहिए। ठीक, कोई चाहे कि मैं लड़की हूं और कत्ल कर दूं और कोई जेंट्स पुलिस वाला खड़ा रहे तो ये हो भी नहीं सकता, ये होने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, हो भी और कत्ल नहीं होने दिया जाएगा। तो आंदोलन का, अगर किसी भी आंदोलन को कह दीजिए, एक मर्यादित ढंग से जो आंदोलन चलना चाहिए, अगर वो आंदोलन मर्यादित ढंग से नहीं है तो भाई, अगर आप आंदोलन करने निकले हैं तो पुरुष स्त्री का भेद खत्म हो चुका है। अच्छा, छात्र आंदोलन आपके संज्ञान में है? कौन सा छात्र आंदोलन? जो अभी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो वो है आपके संज्ञान में, जो बिहार से लेके उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड? हाँ, है। देखिए, उस पर क्या कहेंगे, छात्रों के लिए क्या कहेंगे? उस पर जो अपने प्रयागराज में हुआ है उसकी मैंने उसी दिन निंदा कर दी थी, और मैंने लिखा था कि लोकतंत्र के हत्यारे और अपराधी तक मैंने पुलिस को लिख दिया था। देखिए, पुलिस को भी मर्यादा में रहना चाहिए। पुलिस अगर अपनी मर्यादाओं को तोड़ती है तो लोकतंत्र की हत्या करती है, और ऐसे कामों की निंदा नीचे से लेकर ऊपर तक होनी चाहिए, और ऐसे पुलिस वालों को निश्चित तौर पर सज़ा दी जानी चाहिए। और ये सज़ा हम तभी दिलवा पाएंगे जब संगठित होकर किसी भी अत्याचार के संबंध में हम शिकायतें देंगे। चलिए, हम वापस आते हैं आपके शहर पश्चिमी में। अब आप बताएं कि आपने कई निंदा किया कि जो विधायक रहे वो अच्छे नहीं रहे और काफ़ी काम उनके गड़बड़ भी रहे, तो आप क्या मुद्दा लेके आएंगे? आप क्या जनता के लिए लेके आएंगे कि अगर विधायक बनते हैं आप, तो क्या जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, जनता स्वयं सक्षम हथियार है। संविधान का पहला पन्ना मैं सभी जनता के व्यक्ति को पढ़ाऊँगा। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकार करते हैं। अब जब जनता ही अंगीकार करती है नियम कायदे कानून, तो जनता भेड़ बकरी बन के रहने के लिए नहीं है। आप भेड़ बकरी मत बनो। आपके जो अधिकार हैं उन अधिकारों पे कुंडी खटखटाते रहो। जब कुंडी खटखटाओगे तो जनप्रतिनिधि जिस काम के लिए भेजे हो वो काम करेगा, नहीं तो आपको मूर्ख बनाएगा। क्या आप जब एक अधिकार पे बैठेंगे, एक विधायक के पद पे बैठेंगे, तो आपके हाथ में तो सारी सरकार है नहीं, है ना? देखिए, मेरा सवाल है कि आपके हाथ में सारी सरकार है नहीं। 75 ज़िले हैं, 75 विधायकों में कोई सापा का भी आएगा, लेकिन
जहाँ भाजपा की बात आती है कि भाजपा के विधायक आते हैं, आप एक छोटे से शहर के एक विधायक होंगे, शहर पश्चिमी, तो उस पे आज जो आरोप लग रहे हैं सिद्धार्थ जी के ऊपर, तो उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ किया। तो कल को अगर आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप कहते हैं कि हमने ये, मान लीजिए ये फाइल है हमने ख़रीदी है, हमने जनता को दी है और जनता ने कह दिया कि ये नहीं दी है, तो क्या? देखिए, जनता का अधिकार है वो मना कर दे, ठीक ना, जनता को पूरा हक है कि वो मना करे। नहीं, मना तो तब करेगी ना जब आपने दी नहीं। हाँ, तभी मना करेगी, लेकिन एक विधायक के नाते जनता की समस्त जो है तकलीफ़ों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होगी जी। मैं रोड नहीं बनाने लगूंगा जी। जब जनता अपनी शिकायत देगी संबंधित अधिकारी को मैं दूंगा और समय से काम नहीं पूरा हुआ तो मैं इन विषयों को विधानसभा में उठा दूंगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हमारे साथ देवेंद्र जी रहे और हमको बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और ये देखते ही बनेगा कि ये अधिवक्ता भी हैं उच्च न्यायालय से, और जब एक विधायक के पद पे बैठेंगे तो कैसा माहौल बनाएंगे वो तो आगे ही देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से स्पाई न्यूज़ से संदीप मिश्रा।